हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम झकास होंगे। आज जो है बेटा, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 क्लास 11th का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का हम लोग आगे का जो देखेंगे। इसके पहले जो मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप का जो मामला था वो मैंने उसके पिछले वीडियो में बना दिया था। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली के साथ साथ पार्टनरशिप को भी कंप्लीट कर दूं, ताकि आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसमें जो है तुम्हारा जो शुरुआत होती है, किससे शुरुआत होती है? जॉइंट हिंदू फैमिली जो तुम्हारा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कह सकते हो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस की बात होती है। ठीक है, अब देखो जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब ये हो गया कि वो बिजनेसेस जो हिंदू द्वारा, मतलब कि हिंदू बिजनेसेस द्वारा, जैसे कहा जाता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत इसको बनाया गया था, जिसमें क्या हो गया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के हिसाब से और मिनिमम 2 मेंबर्स के हिसाब से आपको बिजनेस को स्टार्ट करना था। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा बिजनेस जो तुम्हारे दादा परदादा उनके दादा वो कर रहे थे वो बिजनेस, और तुमने क्या किया, उसको कैरी फॉरवर्ड आगे जनरेशन तक लेते आए। इसी को हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तुम्हारा बिजनेस। ठीक है, अब इसमें जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है? मेल मेंबर्स का होता है, और ये किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती है। नॉट गवर्न्ड बाय द इंडस्ट्रियल और कंपनीज एक्ट, इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंडस्ट्रियल लॉ या कंपनी एक्ट नहीं लगता है। ये पूरा का पूरा कंट्रोल किसके द्वारा होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के आसपास शायद बना था, तो उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसमें क्या मैंने बताया था कि मिनिमम तुम्हारे क्या होने चाहिए? मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, और उसके साथ तुम्हारा क्या होना चाहिए? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए कंट्रोल करने के लिए। अब इसको 2 बेसिक भागों में बांटा गया था। पहला जो था, इसको कहते हैं दया भागा, जो वेस्ट बंगाल में यूज किया जाता है। वेस्ट बंगाल में जो यूज किया जाता है, जहां पे मेल एंड फीमेल को पार्टनर की तरह या को पर्सनर कह सकते हो, ये दोनों ही क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। उसमें क्या करते हैं? फीमेल को अलग नहीं किया जाता है, उस पर फीमेल भी कंट्रोल कर सकती है बिजनेस को। ठीक है, मतलब दोनों ही पार्टनर बन सकते हैं। बाकी वेस्ट बंगाल को छोड़ के जो दूसरा जो मामले होते हैं उसको कहा जाता है मिताक्षरा, जो बंगाल में नहीं यूज होता है, वो आउटसाइड बंगाल बाकी दूसरी जगहों पे भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे सिर्फ मेल डोमिनेशन होगा, यानी कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा? मेल का होगा। ठीक, बट इसको 2004 में हटा दिया गया था। गवर्नमेंट ने जनरल इक्वालिटी लॉ ले आया था, जिसमें दिसंबर 2004 को एक हिंदू जो तुम्हारा सक्सेशन एक्ट था, जिसमें वुमेन्स को क्या दिया गया था? इक्वल राइट दिया गया था। किस बिहाफ पे? कंटेंट ऑन द सेक्शन 6 ऑफ अ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसमें यह कहा गया था कि वुमेन्स का भी पूरा राइट है जॉइंट हिंदू फैमिली में। काहे राइट नहीं है उनका? अकेले मजा लोगे? तुम्हारे दादा परदादा खोले धंधा, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि लड़की है तो छोड़ के चली जाएगी। अरे भाई, उसका भी तो कंट्रोल होना चाहिए कि तुम सब आनंद लोगे धंधे का। ठीक, अब इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर में बोलता है कि मेंबरशिप बाय बर्थ। मेंबरशिप बाय बर्थ का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई पैदा हो गया उस परिवार में, तो भैया उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा क्या? फैमिली का ओनरशिप। आनंद ही आनंद जीवन में उसके हैं। हम भी सोचते हैं कि हम माने कि भर में पैदा हुए हो तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। खैर, आगे देखिए। उसके बाद मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में जो करता होता है मतलब कि देखो इसमें काम कैसे होता है। हिंदू फैमिली जो बिजनेसेस होते हैं, इसमें एक सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है जो सबसे बड़ा होगा या जो उस पूरे बिजनेस को चला रहा होगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे दादा ने स्टार्ट किया या परदादा ने स्टार्ट किया। परदादा का टपक लिए, परदादा का काम 25 हो गया, तो उसके बाद दादा आएंगे। दादा का काम 25 हुआ तो पापा आएंगे। अब उसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, पता चला कि तुम जहर और दे दिए तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो करता होता है, जो बिजनेस का ओनर होता है, वो क्या होता है? वही कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस पे काम करता है। अगर जितने भी आउटसाइड बिजनेसेस होंगे, या कहने का मतलब कि जो भी उसके बाहरी काम होगा, उसका जो भी होगा, जितने भी सिग्नेचर होगा, जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशंस होंगी, जो भी तुम्हारा फिलिंग फॉर्म्स होंगे, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होंगी, उस पर किसकी सिग्नेचर होगी? उस पर कर्ता की सिग्नेचर होगी। बाकी सारे मेंबर्स का राइट होता है, बट वो सिर्फ क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट लेवल तक देख सकते हैं। उनका मैनेजमेंट के अलावा और कोई काम नहीं है। आप धंधे में आइए, सिर्फ देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ज़्यादा सिग्नेचर को कोशिश करने की कहेंगे, दादा तुरंत अंडरग्राउंड कर देंगे आपको। ठीक है, धंधे से निकाल देंगे, काम 25 हो जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर बात करें तो मिनिमम 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम की लिमिट कोई नहीं है, ये आपकी क्षमता के ऊपर है, आप कितना पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। बट इसके पीछे भी कंडीशन है कि वो 3 सक्सेसिव जनरेशंस की बात करेगा। मतलब कि दादा परदादा दादा और उनके पापा
3 जनरेशन की बात करेगा। इन 3 जनरेशन के बीच में आप कितने बच्चे पैदा कर लें वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं समझ में, ये आपकी क्षमता और आपके पार्टनर की क्षमता पे है। आगे देखिए लायबिलिटी क्या होती है। अब लायबिलिटी में जो होती है बेटा, जो कर्ता होता है ना, जो कर्ता होता है, जो एकदम सबसे बड़ा वाला होगा, दादा, मान लो परदादा, ठीक है, इनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस के ओनर तो यही है। अगर बिजनेस में नुकसान हुआ तो कर्ता का घर जाएगा, अब कर्ता का घर जाएगा तो तुम्हारा घर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो कहने का क्या मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा होता है, उसका ओनर जो होता है उस धंधे का, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और प्लस जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्या होती है? उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कहीं कहीं दिया भी जाता है, कहीं कहीं नहीं भी दिया जाता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से देखो माइनर मेंबर्स। माइनर मेंबर्स आते हैं, माइनर का मतलब ये होगा जिनकी 18 साल से कम उम्र है, ठीक है। ये कोई एग्रीमेंट के थ्रू नहीं आएंगे, ये डायरेक्ट जैसे ही पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद ये क्या बन जाते हैं? ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर बन जाते हैं, यानी उस बिजनेस को ये कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसको बनाने का कारण क्या हुआ? जैसे मान लो कि तुम्हारे दादा चालू किए, दादा के बाद परदादा आए और उनके अंदर क्षमता नहीं थी तो उनका एक ही बच्चा हुआ और बाकी सब लोग निकल दिए, ठीक। तो अब देखिएगा कौन धंधे को, और जो कि उस समय वुमेन्स को कंट्रोल नहीं दिया गया था तो उनकी बीवियां तो देख नहीं सकती थी, तो इसलिए माइनर को क्या दिया गया? माइनर को ये प्रायोरिटी दी गई कि चलो ठीक है भैया, तुम भी धंधे को संभाल सकते हो। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये हिंदू लॉ के अंडर रजिस्टर्ड होता है, किसी भी इंडस्ट्रियल या कंपनीज एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है। और लास्ट वन आता है परपेचुअलिटी। मतलब कि परपेचुअलिटी का मतलब ये हो गया कि अगर कोई टपक लिया, कर्ता टपक लिए, निकल लिए, काम उनका 25 हो गया, तो एक कहावत कही जाती है अंग्रेजी में, सो मस्ट गो ऑन, मतलब कि धंधा चलता रहेगा। किसी के मरने से और किसी के नहीं मरने से फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दादा को जहर दे दिए लीजिए दादा निकलिए आप, छोड़िए, हटाइए, अब धंधा हम संभालेंगे, नहीं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कर्ता निकल लेते हैं, उनका काम 25 हो जाता है, तो क्या होगा? शो मस्ट गो ऑन, मतलब कि आपका बिजनेस चलता रहेगा। जो आगे के मेंबर्स होंगे उस मेंबर क्या करेंगे? उसको आगे अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है जनरल इक्वालिटी, जो तुम्हारा जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में दिया गया था ऑन दिसंबर 4 को एक अमेंडमेंट पास किया गया, जिसमें क्या किया गया? इक्वालिटी दी गई थी किसको? वुमेन्स को और किसको? मेल्स को। कहां पे? वेस्ट बंगाल को छोड़ के, जिसकी हम बात कर रहे थे मिताक्षरा में, ठीक है बेटा। ये हो गया ज्वाइंट हिंदू फैमिली। अब आते हैं हम पार्टनरशिप पे। अब देखो, अब आ गया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप देखो बेटा, पार्टनरशिप का मतलब ये हो गया कि जब दो लोग मिलकर किसी एक पार्टिकुलर बिजनेस को चलाते हो, चाहे वो स्मॉल स्केल की बात कर रहा हो, चाहे मीडियम स्केल की बात कर रहा हो, ठीक है। तो अब पार्टनरशिप का मतलब ये हो गया कि स्मॉल हो चाहे मीडियम स्केल के हो, मिनिमम 2 पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है किसी ना किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ये सोचो कि तुम अकेले स्टार्ट करोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तुमको कोई ना कोई एक तुम्हारा दोस्त और क्राइम तुम्हारे साथ करने वाला चाहिए, ठीक। अब इसके अगर फीचर्स की अगर हम बात करें, फीचर ऑफ ए पार्टनरशिप, तो पहला तुम्हारा बोला है कि मेंबरशिप मिनिमम तो 2 होने चाहिए। बैंकिंग सिस्टम के लिए 20 बोला गया है। सेक्शन 464 ये कहता है कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू कि पार्टनर 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। सेक्शन 464 ये कंपनीज एक्ट का 2013 के हिसाब से करता है कि पार्टनर जो है तुम्हारे 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बट 2014 में इसको फिर से रिवाइज किया गया। इसमें बोला गया कि नॉन एसोसिएशन जो फॉर्मेशन है, कहने का मतलब ये हो गया कि मिनिमम आपके मिनिमम मतलब ये हो सकता है कि 50 पार्टनर रहें, मतलब कि आपके ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो 50 होने चाहिए या फिर 100 के अंदर होने चाहिए। ये क्या होना चाहिए? ये रिवाइज्ड जो तुम्हारा सेक्शन बना था उसके थ्रू ये कहा गया था, ठीक है। उसके बाद से एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट का मतलब ये हो गया कि किसी पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट कैसे होता है, या तो वो ओरल होगा या तो फिर रिटन होगा। मतलब कि अरे यार चलो ठीक है, हम तुम पार्टनर बन के कोई धंधा स्टार्ट करने गया तो हम तुमसे बोले कि चलो यार आओ साथ में धंधा कर लेते हैं, ये ओरल हो गया। या तुमने क्या की कि पार्टनरशिप डीड तैयार कर ली, एक पार्टनरशिप डीड तैयार कर ली, उसके हिसाब से तुम काम कर रहे हो, ठीक है। एक पार्टनरशिप क्या कर दी तुमने? डीड तैयार कर ली कि कहा कि चलो ठीक है इस हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक। तीसरा बात करता है बिजनेस की। बिजनेस जो होना चाहिए वो लीगल बिजनेस होना चाहिए। अब लीगल बिजनेस का मतलब क्या हो गया? लीगल बिजनेस का ये मतलब हो गया कि तुम और तुम्हारे दोस्त
ठीक है, छत ढाके किसी का चोरी कर लिए, बैग चोरी कर लिए, समझ में नहीं समझ में आया, रास्ते में किसी का सिकड़ी मार रहे हो, रास्ते में बंदूक लगा के तुम वो कर दे रहे हो, गाड़ी छीन रहे हो, ये सब नहीं होता है धंधा। धंधे का मतलब कि लीगल होना चाहिए। कोई सामान बेचो खरीदो, सर्विसेज को बेचो खरीदो, इसका मतलब ये थोड़ा कि बंदूक लगा के धंधा कर रहा है। अरे सर तो पार्टनरशिप है, डील बना के रखे हैं, क्या है, 1 मेरा 2 तेरा 3 मेरा 4 तेरा, ठीक, ये काम नहीं करना है आपको। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग बेटा वो डिपेंड करता है कि पार्टनर क्या डिसाइड करता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई डीड में बात नहीं की गई है तो उसको क्या करेंगे, 1:1 के रेशियो, मतलब इक्वल रेशियो में बांटेंगे। लाइबिलिटी की बात होती है तो लाइबिलिटी भैया सबकी वही होती है, धंधे के ऊपर डिपेंड होगा, अनलिमिटेड हो ही जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पार्टनर ऐसे भी होते हैं जो लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ आते हैं, बट अगर आप धंधा 2 लोग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी ऑब्वियस सी बात है अनलिमिटेड जानी ही जानी है। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। अब म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया कि म्यूचुअल कोऑपरेशन तुम और तुम्हारे पार्टनर के बीच में होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, 2 लोग काम कर रहे हैं एक साथ तो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है कि चलो ठीक है यार, मैं ये काम संभाल लूंगा, तुम ये काम संभाल लेना, अगर मैं यहां नहीं रहूंगा तो तुम वहां चले जाना, अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम उस जगह साइन कर देना। समझ में आया नहीं समझ में आया? तो म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ धोखेबाजी आपको नहीं करनी है। वैसे हम इंसान है, धोखा तो दे ही देते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये होता है क्या, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन कराने की कोई नेसेसिटी नहीं है आपको। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि आपको नेसेसिटी नहीं है किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन कराने की। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कौन मैनेज करेगा पूरे ओवरऑल बिजनेस को, तो वो डिपेंड करता है पार्टनर्स के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब जैसे कोई 2 पार्टनर है तो एक बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया है और दूसरा कोई पैसा ना लगाया हो, तो जो ज्यादा पैसा लगाया वो कहेगा ना कि हम पैसा लगाएं तो हम काम नहीं करेंगे, तुम ही मैनेज करो सब। या हो सकता है कि 2 लोग हों, आधा आधा पैसा लगा रहे हैं तो आधा आधा बिजनेस को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद से आता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ए शेयर। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम शेयर को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी लाइबिलिटी को तुम दूसरे पार्टनर पे थोप नहीं सकते हो। समझ में आया नहीं समझ में आया? 2 लोग धंधे में आए हैं तो नुकसान भी दोनों आधा आधा सहेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अरे यार तुम्हारी वजह से धंधा नुकसान हुआ, अरे यार तुम्हारी वजह से धंधा नुकसान हुआ। समझ में आया नहीं समझ में आया? ठीक है, PWD का कॉन्ट्रैक्ट बेस हो जाएगा, पता चला गोली वोली चलने लगा। टाइम पीरियड क्या होता है, कब तक ये पार्टनरशिप डीड रह सकती है, वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप के फेनोमेना पे। कभी कभी क्या होता है कि वो किसी पार्टिकुलर समय के लिए हो जाता है। कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसमें क्या हो गया, पार्टनरशिप तैयार कर लिए, 1-1.5 साल काम किया, फिर अपना अलग अलग रास्ते में हो गए। नहीं तो लाइफ टाइम में 2 ही सिचुएशन बनेगी, या तो तुम रिटायरमेंट ले लोगे अपने बिजनेस से, क्या ले लोगे, या तो रिटायरमेंट ले लोगे कि भैया हमारा हो गया, जितना पैसा कमाना था हम कमा लिए, या फिर तुम्हारा क्या हो जाए, काम 25, भगवान के यहाँ टिकट कट गया, आगे रहो, भगवान बुला लिए, क्या चलो चलते हैं, हाँ कहाँ, बादलों में। अब मेरिट की बात करें तो मेरिट बोलता है इजी टू फॉर्म, बहुत ही आसान है फॉर्म करना, बहुत ही आसान है। किसी दो लफंगों को पकड़ के ले आओ और उसको पार्टनर बना लो और आओ यार धंधा करते हैं। भाई ओरली जब सब करना है, हाँ चाय की दुकान ही डालनी है, 4 मिला के पकड़ के ले आओ, सब लोग 50-50 हज़ार रुपया लगा के दुकान खोल लिए, तो बहुत ही आसान होता है इजी टू फॉर्म करना। ठीक है, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो जाते हैं। ये बताओ कि तुम अकेले 2 लाख रुपए लगाओगे, 5 मिला को जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 10 लाख हो गया। अब इसी को बड़ा अमाउंट कर दो, तुम्हारे पास 1 करोड़ है, 5 लोगों को जोड़ दो तो 5 करोड़ हो गया। तो फाइनेंशियल पोजीशनिंग तुम्हारी बड़ी हो जाती है जब तुम पार्टनर को क्या करते हो, इंक्लूड कर देते हो। ठीक, उसके बाद से रिस्क शेयरिंग भी हो जाती है। रिस्क शेयर करोगे एक दूसरे के साथ। भाई धंधे में अगर आए हो तो ऑब्वियस बात है, रिस्क है तो इश्क है, मतलब इश्क है तो रिस्क, अरे पता नहीं क्या है जो भी है। तो कहने का मतलब क्या है, रिस्क होगा तभी तो मजा आएगा धंधे में। धंधा कर रहे हो तो रिस्क होगा, अब रिस्क होगा तो तुम्हारा क्या होगा, शेयरिंग भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना ही बड़ा शेयर होगा। क्या, रिस्क का नुकसान भी होगा तो उसी हिसाब से तुमको बांटना होगा। उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट दिया जाता है, काम को बांट दिया जाता है। पार्टनर, कुछ पार्टनर अपना काम देखते हैं, कुछ पार्टनर अपना काम देखते हैं। मोटिवेशन, सामने वाला चौक के मेहनत कर रहा है, तुमको भी लगेगा कि अरे यार राजा हम भी मेहनत करें, धंधे में आए हैं तो हम भी क्या रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए। ये रहेगा कि चलो ठीक है, सामने वाला भी काम कर रहा है तो हम भी इस काम को बढ़िया से करें। सीक्रेसी रहती है, कभी भी कोई 2 पार्टनर, जैसे मान लो कि तुमने क्या बनाया, तुमने एक बढ़िया बारूद वाली चटनी बनाई जो तुम्हारे अलावा कोई नहीं बना सकता, ठीक है, बट तुम्हारे पास पैसा नहीं था। तुमने किसी दोस्त यार को बुलाया कि ऐसा है यार, पैसा लगा दो, हमारे साथ पार्टनर हो जाओ, हैं हम इसको चलाएंगे। तो उसको लगा कि अरे यार नहीं, चलो ठीक है, आइडिया बहुत अच्छा है, हम लोग चटनी बेचेंगे, पैकेजिंग करके मार्केट में बेचा जाएगा।
अब दोनों पार्टनर जब एक दूसरे के साथ डीड में आ रहे हो, चाहे ओरली आ रहे हो, तो वो एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते हैं ना। इन्हें तो एक मिला कहेगा कि आपने सीक्रेसी बता दो, धोखा दे देंगे तो वो जो पैसा लगाया उसका भी नुकसान हो जाएगा। तो उस पैसे की वजह से क्या हो जाती है, सीक्रेसी मेंटेन हो जाती है, कोई एक दूसरे की क्या करता है, बातों को खोलता नहीं है। हाँ, उसके बाद से फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बिजनेस में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप अपने हिसाब से बिजनेस को कर सकते हैं, उसके हिसाब से बिजनेस को छोड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर के अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। दूसरा, ये आपकी डिपेंड करता है लायबिलिटी पे, कि आपकी लायबिलिटी का पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये नहीं कि पैसा लेके भाग गए, दौड़ा लेंगे सब रास्ते में, कहेंगे पैसा लेके गए कहाँ थे हमारा, ठीक है, 80 रुपया खर्च कर देंगे तुरंत सब, ठीक। उसके बाद मोर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, मोर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। जब आप लिमिटेड पार्टनर्स के साथ या सिंगल जब काम करते हो तो तुम्हारा एक्सपेंशन ग्रोथ नहीं हो पाता है। मान लो कि मैंने कहा कि तुमने बोला ना कि एक स्वीट की तुमने क्या डाली, मिठाई की दुकान डाली, वो मिठाई की दुकान चल गई। अब एक जगह से दूसरे जगह पर जब खोलोगे तो तुमको जरूरत पड़ेगी उस जगह को देखने के लिए। मान लो कि तुमने कहा कि सर चल ठीक है, मैनेजर के साथ तो हम देख लेंगे। भाई एक सिटी में देख पाओगे, 2 सिटी में देख पाओगे, बट तुमको ओवरऑल इंडिया एक्सपैंड करना है तो तुमको पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन आ जाता है। अगले स्लाइड में हम इसके क्या करेंगे, डीमेरिट्स के बारे में जानेंगे, और क्या उसके बाद पार्टनरशिप के क्या माइनर पार्टनर्स जो होते हैं, उसके बाद से पार्टनरशिप के फॉर्मेशन कितने होते हैं, कितने प्रकार के पार्टनर होते हैं, उन चीजों को हम देखते हैं अगले स्लाइड में। चलो अब देखो, अब इसकी क्या आती है, डीमेरिट के बारे में देखते हैं, ठीक है। डीमेरिट क्या कहता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर की क्या होती है, लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। मैंने तुमको शुरुआत में ही बताया था कि जब पार्टनर तुम आओगे, ऑब्वियस सी बात है, 2 पार्टनर मिलकर जब किसी धंधे को स्टार्ट करते हैं तो नुकसान होगा तो दोनों को ही तो झेलना होगा। तो लायबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। अगर नुकसान बहुत ज्यादा हो गया तो आपका काम 25 हो जाएगा, आप इंसॉल्वेंट भी हो जाएंगे, घर द्वार सब बिक जाएगा, ठीक। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगर कोई पार्टनर अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहता है तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि कभी कभी पार्टनर ये भी चाहते हैं कि चलो ठीक है, हम बिजनेस बहुत कर लिए, अब हमको जाना है अंतर ध्यान होना, अब हिमालयों में चल के वादियों में झूमेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो आप अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। सोच लो, तीसरा क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। रमेश और सुरेश 2 पार्टनर थे। रमेश सुरेश की मेहरारू पे हाथ लगा दिया। सुरेश कह रहा है कि तुम ऐसा बताओ कि तुम गंदी नजर से क्यों देखते हो। दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, दूसरे एक दूसरे को क्या कर दिए, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिए, ऐसा तुम लोग ना करने लगना। उसके बाद से अनसर्टेनिटी हो जाती है। अचानक से कोई पार्टनर निकल लिया, अचानक से कोई पार्टनर क्या हुआ, काम 25 हो गया उनका, कहा कि चलो आओ मुलाकात करते हैं तुमसे, ठीक। भगवान कहते हैं कि आओ तुमसे मुलाकात करते हैं। तो यहां पे अनसर्टेनिटी हो जाएगी, बिजनेस में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, या बिजनेस हो सकता है कि आपका क्या हो जाए, बंद भी हो जाए। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब हो कि ऐसे पार्टनर के साथ तुम चले आए बिजनेस में जिसका नाम पहले ही से खराब है, ठीक है। अब तुम विजय माल्या के साथ आ जाओ धंधे में, किसके साथ, विजय माल्या के साथ धंधे में आ जाओ, ठीक। अब विजय माल्या के साथ आ जाओगे, तुम्हारा नाम ऐसा ही खराब है, मतलब उसका नाम ऐसा ही खराब है, ठीक। अब धंधे में तुम्हारे साथ आया, तुम्हारा भी नाम खराब कर देगा। तो ये काम आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको पब्लिक कॉन्फिडेंस को लेके चलना है। टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, पहला तो होता है पार्टनरशिप एट विल, ठीक। दूसरा होता है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, एंड तीसरा होता है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। अब ये क्या होता है भैया, ये किस किस चिड़िया के नाम है, देखिए इसको क्या कहते हैं, देखो क्या कहते हैं इसको। अब देखो ये बात करेगा किसकी, अब पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये होता है, ये तुम्हारा इनफाइनाइट टाइम के लिए होता है, जब तक पार्टनर नहीं चाहेगा, मतलब इनडिफिनिट टाइम, इनफाइनाइट टाइम तो नहीं, मतलब हम लोग ह्यूमन है तो इनफाइनाइट तो नहीं जी सकते हैं, बट ये क्या होता है, पार्टनरशिप एट विल होती है, मतलब कि जब तक वो चाहेगा तब तक वो क्या कर सकता है, बिजनेस में रह सकता है, और जब उसका मन करेगा वो बिजनेस को छोड़ेगा। दूसरा, फिक्स्ड पीरियड ऑफ ए पार्टनरशिप। फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप का मतलब ये हो गया कि एक कोई फिक्स्ड पीरियड के लिए हो जाए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप हो जाएगा। तीसरा देखो, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब ये हो गया कि किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जैसे तुमको डैम ही बनाना है, ठीक है, तो डैम बनाने के लिए तुमने 2 पार्टनर बने, अपना डैम बनाया, उसके बाद तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते निकल गया। इसके बाद से आता है पार्टनरशिप बेस्ड ऑन अ लायबिलिटी। किसके, लायबिलिटी के बेस पे हम पार्टनरशिप को बांटते हैं। एक तो आती है जर्नल पार्टनर। जर्नल पार्टनर का मतलब कि नॉमिनल पार्टनर, कहने का मतलब क्या हो गया कि इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है।
ठीक है। उसके बाद से आते हैं स्पेसिफिक पार्टनर। स्पेसिफिक पार्टनर का मतलब ये होता है कि ये लिमिटेड लायबिलिटी के साथ आते हैं, ये लिमिटेड लायबिलिटी के साथ आते हैं। बस ये कहते हैं कि हम इतना ही रिस्क ले पाएंगे, इससे ज्यादा हम रिस्क नहीं ले पाएंगे, ठीक। तो अब इनके साथ क्या हो जाएगा कि लिमिटेड लायबिलिटी दे दिया तो इनको छोटा मोटा राइट दे दिया और इनको कभी कभी बोर्ड मीटिंग में बैठा लिया और कभी इनके साथ नाश्ता पानी कर लिया, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक पार्टनर होते हैं, इनके ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि ये लिमिटेड लायबिलिटी में आते हैं। टाइप ऑफ पार्टनर बोले तो पहला आता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब ये हो गया कि हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम पैसा जब लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा लगाया तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक। दूसरे आते हैं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो सिर्फ नाम के होते हैं, पैसा लगा दिया उसके बाद काम 25, उनको कोई मतलब नहीं है। अंधा पैसा लगा दिया उसके बाद से तुम्हारी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है उससे उनको कोई मतलब नहीं, अरे सॉरी ग्रोथ नहीं होगी तो तुम्हारा गला निचोड़ लेंगे सब। कहने का मतलब कि जैसे एंजल इन्वेस्टर होते हैं ना, जो पैसा लगा देते हैं फिर उसके बाद से उसमें अपना टाइम, अब कुछ एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं कि जो टाइम भी देते हैं अपना और कुछ देखते हैं कि सामने वाले के अंदर पोटेंशियलिटी है वो कवर अप कर लेगा, तो वो स्लीपिंग पार्टनर की तरह काम करते हैं। उसके बाद से आता है सीक्रेट पार्टनर। ऐसे पार्टनर जो सीक्रेट रहना चाहते हैं, अपना नाम सामने नहीं आना देना चाह सकते। मेरी बात को समझो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिन पे वो पैसा लगाना चाहते होंगे बट नाम सामने नहीं आना देना चाहेंगे ताकि उनकी पब्लिक इमेज खराब हो जाए, बात को समझना, ठीक है। इस वजह से वो क्या करते हैं, सीक्रेट पार्टनर बन जाते हैं। उसके बाद आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर में एक आता है स्टेपल और दूसरा आता है होल्डिंग आउट, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर बाय स्टेपल और नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेना। स्टेपल का मतलब ये हो गया कि ये कह के कहते हैं, अपने सामने वाले से कहते हैं कि ऐसा है भैया कि हम आपके यहां क्या बनेंगे, नॉमिनल पार्टनर बनेंगे। अब नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई मान लो कि तुम्हारे भैया तुमको एक ट्रक लेनी थी, क्या लेनी थी, ट्रक लेनी थी, तुमको अपना धंधा स्टार्ट करना था। तुम गए बैंक के पास, बैंक ने कहा कि गारंटर लेके आइए, क्या लेके आइए, गारंटर लेके आइए। अब वो गारंटर, जब किसी का भी तुम्हारा कोई दोस्त हो सकता है, वो गारंटर आके कहता है कि ऐसा है कि इसको ट्रक दे दो और हम क्या करेंगे, इसकी जगह गारंटी दे रहे हैं। अब अगर नुकसान हुआ तो तुम तो जाओगे ही जाओगे, तो दोस्त तुम्हारा कहा था वो भी जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आए? तो ये खुद कहते हैं सामने आके कि चलो ठीक है, हम एज अ नॉमिनल पार्टनर इसमें काम करेंगे। होल्डिंग आउट का मतलब क्या हो गया, होल्डिंग आउट का मतलब ये होता है कि जिसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही बात फिर दोबारा दोहराते हैं, तुम गए बैंक में पैसा लेने के लिए, तुमने अपने दोस्त का नाम डाल दिया कि भैया चलो ठीक है यही है, यही गारंटर बनेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसने कुछ ना कहा, उसे कोई मतलब नहीं कि चलो ठीक है यार हम बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां भी क्या हो जाएगा, यहां अगर तुम भी रिलाए तो वो भी रिलाएंगे, ठीक है। तुम्हारा काम 25 हुआ तो उनका भी काम 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनर पार्टनर की। अगर हम बात करें तो माइनर पार्टनर में पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि माइनर पार्टनर पार्टनर नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, ऑब्वियस सी बात है, एक छोटा बच्चा पार्टनर नहीं बन सकता है। ये माना जाता है पार्टनरशिप एक्ट में कि जो माइनर पार्टनर होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है वो मतलब वो मैच्योर कंडीशन में नहीं होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है बेटा, 14 से लेकर 17 साल की उम्र में आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मतलब अपने एंगर्स को या इन चीजों की, उस वजह से आप बिजनेस को चला नहीं सकते हैं, ठीक है। बट जो कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में इसको इंक्लूड किया गया है तो वो अलग मैटर है, क्योंकि वो हिंदू एक्ट के तहत चलता है तो उसमें कोई जरूरत है नहीं। अब 1932 में ये कहा था कि माइनर पार्टनर्स क्या हो सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। अगर वो होते भी हैं तो वो सिर्फ प्रॉफिट लेंगे, उनकी लायबिलिटी आउटसाइडर्स के लिए नहीं होती है। अगर बिजनेस में कोई नुकसान होता है तो उसमें माइनर जो होगा वो लायबल नहीं होता है। अब देखो इसके बाद से बात करता है, किसकी बात करता है, पार्टनरशिप डीड की। किसकी बात करेगा बेटा, पार्टनरशिप डीड की बात करेगा। पार्टनरशिप डीड में कुल मिला के 17 पॉइंट्स हैं, जो बेसिक पॉइंट्स है आपको याद रखने। क्या हो सकता है, ठीक है। अब यहां लिखने जाएंगे तो जमाना लग जाएगा, तुम्हारी बुक में दिया उसको देख लेना एक बार। नेम ऑफ द पार्टनर, कहाँ उसका घर है, कहाँ उसका पूरा वोटर आईडी कार्ड, उसके जो आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं, कितना कैपिटल लेके आ रहा है, कितना सैलरी लेगा, कितना इंटरेस्ट लेगा, चाहे वो कैपिटल पे हो चाहे ड्राइंग पे हो, कब फॉर्म हुआ, क्या हुआ, ये सब कुछ डिटेल उसमें लिखी रहती है। कितना शेयर लेंगे, कब तक रिजॉल्व करेंगे, कब रिजॉल्व करना होगा, मतलब ए से लेके जेड तक जो भी बिजनेस में होने वाली चीजें हैं सबको उसमें लिखा जाता है और उस पर क्या होती है, पार्टनर्स की साइन होती है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। पार्टनरशिप डीड में तुम अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मैंने यहां पे बताया था कि सुरेश और राजेश मेहरारू के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे के, ठीक।
समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सुरेश ने क्या किया था, उसकी मेहरारू पे गंदी नजर डाल दी, हाँ, और रमेश को बुरा लग गया कि अरे यार तुम्हारी मेहरारू के साथ कैसे गलत कर दिए। ठीक, सुरेश चला गया कोर्ट, सुरेश जाके कोर्ट में कहता है कि ये साहब ये हमारी मेहरारू पे गलत नजर डालता है। ठीक है, कहेगा कि क्यों भाई ऐसा क्या हुआ? तो बोला कि साहब हम धंधा करते हैं साथ में, ये मामला है। तो कहेंगे कि बताओ कि अपना डीड दिखाओ। तो तुम कहोगे कि सर डीड तो है नहीं, हम तो ऐसे ही दोस्त थे, हम अपना पार्टनर बन गए। तो जूता निकालेगा कोर्ट में और मार जूता मार के बिगाड़ देगा जज। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है किसी पार्टनर के बीच में तो क्या होता है, ये वॉइड हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप जरूरी होती है ताकि आप क्या कर सकें, केस फाइल कर सकें। दूसरा, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड अगर अवेलेबल है या अनरजिस्टर्ड कंपनी है तो उस पर भी केस फाइल नहीं कर पाओगे। कैसे नहीं केस फाइल कर पाओगे? मान लो तुम्हारे कॉलोनी के बगल में कोई चिट फंड की दुकान खुली जो पैसा लोगों का 25 दिन में डबल करते हैं। अब लोग उसमें पैसा धकाधक जमा करने लगे, पता चला एक दिन उठ के वो गायब हो गया, सारा पैसा लेके भाग गया। अब तुम खोज रहे हो कहाँ गया, तुमको झूठ मूठ की पार्टनरशिप डीड दिखा दिया था कि हम पार्टनर में हैं, ये है फलाना है, तुम कोर्ट में लेके पहुंचे, कोर्ट कहेगी तो वॉइड है, ऐसा कोई कंपनी तो रजिस्टर ही नहीं है हमारे यहाँ, तुम्हारा काम 25 हो गया, हाँ 10 लाख रुपए जो जमा किए थे वो भी चला गया। तो अनरजिस्टर्ड जो तुम्हारी पार्टनरशिप होती है वो उस पर तुम केस फाइल नहीं कर सकते हो। अब आती है इनकी रजिस्ट्रेशन की। किसकी बात आती है? इनके रजिस्ट्रेशन की आती है। रजिस्ट्रार के सामने तुम क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रार के सामने जाके रजिस्ट्रेशन फीस के साथ और जो तुम्हारे जितने पार्टनर हैं उनके साथ तुम जाके क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे। अब क्या होना चाहिए उसमें, नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम होना चाहिए, उसका जगह होना चाहिए, अगर कोई दूसरी जगह भी बिजनेस चालू की हो तो वहां का भी नाम होना चाहिए। एडमिशन ऑफ द डेट ऑफ द पार्टनर, कब पार्टनर एडमिट हुआ तब भी तुम्हारा नाम होना चाहिए। एंड नेम ऑफ एन परमानेंट एड्रेस, उसका नाम, परमानेंट एड्रेस और उसके साथ आईडी भी लगी होनी चाहिए। और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, कब तक उस बिजनेस को आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, ये सब क्या होगा उसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो यहां पे आपका पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली का पूरा मामला साफ हो जाता है। ठीक है, आगे कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव देखेंगे, उसके बाद से आगे के जो बेस हैं उनको हम देखेंगे और ये चैप्टर आपका हो सकता है अगले पार्ट में कंप्लीट हो जाए। होप करता हूं आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, और मेरी बातों का बुरा ना माना करो, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ाते समय क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको हंसाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मेरी बातों का आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। ठीक है, चलो बेटा, ओके बाय।